हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीके जीएस की इस सीरीज़ में हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को। और इस सीरीज़ में ये हमारी 37th वीडियो है। इससे पहले 36 क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इन वीडियोस में आपको वही क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि या तो प्रीवियस ईयर में एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर जिनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। फ्रेंड्स देखिए, वैसे तो ये वीडियो जो है आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, लेकिन अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीएस पोर्शन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द pH ऑफ सलाइवा ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन मोस्टली रेंजेस फ्रॉम। एक स्वस्थ मनुष्य की लार का pH अधिकतर कितना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ह्यूमन सलाइवा है उसका जो pH होता है ये होता है 6.2 टू 7.6। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो pH रेंज होती है 7 पे क्या होती है, न्यूट्रल होती है। 7 के बाद जो नंबर होते हैं 10, 11, 12, 13 और 14, अगर 7 से ज़्यादा pH मान है तो ये कैसा होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है। कैसा, एल्कलाइन नेचर का होता है। अगर 7 से कम है 6, 5, 4, 3, 2, 1 तो ये जो है एसिडिक नेचर का होता है। कैसा, एसिडिक नेचर का होता है। तो देखिए, जो ह्यूमन सलाइवा है ये कैसा इसका नेचर होता है, इसका नेचर जो है हल्का अम्लीय होता है, यानी कि लिटिल एसिडिक होता है। कैसा, लिटिल एसिडिक होता है। बात करें अगर ब्लड की, क्योंकि ब्लड से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो ब्लड का जो पीएच है, ब्लड का पीएच होता है 7.3 टू 7.4। तो ये कैसा हो जाएगा, ये 7 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसका मतलब ये एल्कलाइन नेचर का होता है। कैसा, एल्कलाइन नेचर का होता है। अब देखिए, प्योर वाटर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्योर वाटर का पीएच कितना होता है। तो प्योर वाटर का जो पीएच है ये होता है 7, यानी कि जो प्योर वाटर होता है ये न्यूट्रल होता है, ना तो एसिडिक होता है और ना ही अल्कलाइन होता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा है सलाइवा का, तो सलाइवा का आंसर हो जाएगा 6.2 टू 7.6 इसका पीएच होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द ट्रांस साइबेरियन रेलवे इज ए प्रोजेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ट्रांस साइबेरियन रेलवे निम्नलिखित में से किस देश की परियोजना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है ये रसिया की परियोजना है। किसकी, रसिया की परियोजना है। और ये जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है ये दुनिया की, यानी कि वर्ल्ड की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। और ये जो रूस की कैपिटल है मॉस्को, मॉस्को को किससे जोड़ती है, तो जापान सी के किनारे पर व्लादिवोस्तोक तक जाती है। क्या, जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। तो याद रखिएगा ये किसकी परियोजना है, ये है रसिया की। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस हैज हैव द पावर टू इशू ए रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किस संस्था के पास बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने की शक्ति है। तो देखिए फ्रेंड्स, रिट जो है ये कितने प्रकार की होती हैं, ये 5 प्रकार की रिट होती हैं। और रिट जारी करने की शक्ति किसके पास होती है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास जो है रिट जारी करने की शक्ति होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। और हाई कोर्ट को किस आर्टिकल के तहत, तो 226 के तहत जो है हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एन ऑल बंगाल सिविल ओबीडियंस काउंसिल वॉज फॉर्म्ड इन बंगाल बाई। बंगाल में किसके द्वारा एक अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, बंगाल में अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया गया था। और इसका गठन जो है नमक कानून का उल्लंघन करने के लिए जो है इसका गठन किया गया था। और इसका गठन किया था JM सेनगुप्ता ने। जतिंद्र मोहन सेनगुप्ता इनका पूरा नाम था और ये एक भारतीय क्रांतिकारी थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। JM सेनगुप्ता के द्वारा जो है अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन पेरेनियल रिवर, निम्नलिखित में से कौन सी गैर बारहमासी नदी है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भारतीय रिवर्स हैं यानी कि इंडियन रिवर्स हैं, इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है पेरेनियल रिवर्स, पेरेनियल रिवर्स, और एक है नॉन पेरेनियल रिवर्स। अब देखिए फ्रेंड्स, पेरेनियल रिवर्स का मतलब होता है कि जिनमें सदाबहार यानी कि 12 महीने जो है पानी रहता है और वो सदाबहार हरी रहती हैं, इसका मतलब उनमें पानी चलता रहता है, बहता रहता है। नॉन पेरेनियल रिवर्स वो होती हैं जिनमें कुछ महीनों यानी कि साल के कुछ महीनों में पानी नहीं रहता है, वो सूख जाती हैं, उन्हें कहा जाता है नॉन पेरेनियल रिवर्स। मोस्टली जो नॉर्थ इंडिया की रिवर्स हैं, उन्हें कहा जाता है पेरेनियल रिवर्स, और जो साउथ इंडिया की रिवर्स हैं उन्हें कहा जाता है नॉन पेरेनियल रिवर्स। अब इसका जो रीज़न है वो ये है कि जो साउथ इंडिया की जो रिवर्स हैं उनका जो सोर्स होता है क्या, रेन जो है इनका सोर्स होता है, यानी कि ये डिपेंड करती हैं किस पे, वर्षा पे डिपेंड करती हैं। और जो नॉर्थ इंडिया की रिवर्स हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं, वो जो पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ़ होती है यानी कि जो ग्लेशियर्स हैं उनके पिघलने से जो है पानी आता है, और ये सदाबहार हरी रहती हैं क्योंकि बर्फ़ जो है लगातार पिघलती रहती है और जिससे इन नदियों में पानी बना रहता है। और जो है वर्षा का पानी भी इनमें आता है, तो इसलिए इनमें 12 महीने जो है पानी रहता है। लेकिन जो साउथ इंडिया की जो रिवर्स हैं उनमें सदाबहार पानी नहीं रहता है, 12 महीने पानी नहीं रहता है, साल के कुछ महीनों में उनमें पानी सूख जाता है, इसीलिए उनको नॉन पेरेनियल रिवर्स कहा जाता है। तो अब देख लेते हैं, गंगा जो है नॉर्थ इंडिया, इंडस जो है ये भी नॉर्थ इंडिया, ब्रह्मपुत्र जो है ये भी नॉर्थ इंडिया, ये क्या है, पेरेनियल रिवर्स के एग्जाम्पल हैं। लेकिन कृष्णा, जैसे कि कृष्णा, कावेरी और गोदावरी नदी हो गया, ये क्या है, ये नॉन पेरेनियल रिवर्स के एग्जाम्पल है जो कि साउथ इंडिया में बहती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ज्ञान पंचमी इज सेलिब्रेटेड बाय द जैन्स ऑन द डैश डे ऑफ कार्तिका, कार्तिक के किस दिन जैनियों द्वारा ज्ञान पंचमी मनाई जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ज्ञान पंचमी जो है ये जैन धर्म का एक मुख्य त्यौहार है और ये जैनियों की द्वारा मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है, क्या, ज्ञान पंचमी। और ये त्यौहार जो है दिवाली के 5वें दिन आता है, ये भी याद रखिएगा, दिवाली के 5वें दिन आता है जो ये ज्ञान पंचमी का फेस्टिवल होता है। तो याद रखिएगा ये शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MGNREGA, मनरेगा का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, मनरेगा क्या है, मनरेगा जो ये अधिनियम है ये 2 अक्टूबर 2009 को जो है ये अधिनियमित किया गया था, और इसका पहले जो नाम था ये था नरेगा। क्या नाम था, नरेगा इसका नाम था। इसका मतलब है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। क्या नाम है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। बाद में इसमें MG जोड़ा गया जिसका मतलब हो गया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ट्राइबल पीपल ऑफ विच इंडियन स्टेट सेलिब्रेट सरहुल फेस्टिवल वेयर ए साल ट्री इज वर्शिप्ड फॉर हेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी। किस भारतीय राज्य के आदिवासी लोग सरहुल त्यौहार मनाते हैं जहां स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए साल के पेड़ की पूजा की जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, सरहुल फेस्टिवल में स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए साल के पेड़ की पूजा की जाती है, और ये जो सरहुल फेस्टिवल है ये मनाया जाता है झारखंड में। कहाँ पर मनाया जाता है, झारखंड में मनाया जाता है सरहुल फेस्टिवल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा झारखंड का त्यौहार है सरहुल। अब झारखंड से संबंधित और भी जो फेस्टिवल हैं वो पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे कि भगता पर्व जो है ये मनाया जाता है, कहाँ पर, झारखंड में मनाया जाता है। छठ पूजा ये देखिए बिहार में भी मनाया जाता है, झारखंड में भी और छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन पर डिपेंड करेगा किस तरीके के ऑप्शन आपको दिए गए हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है कर्मा पूजा और हल पुनिया।
जो है ये जो फेस्टिवल है ये मनाए जाते हैं कहाँ पर, झारखंड में। देखिए फ्रेंड्स, फेस्टिवल पे जो अलग अलग स्टेट के जितने भी फेस्टिवल्स हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट हैं, उन पे मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है। अगर आप सर्च करेंगे कि इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स बाय द एग्ज़ाम ट्यूटर तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन विच डे इज़ गुड़ी पड़वा सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ चैत्र एज पर द हिंदू कैलेंडर। हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह में गुड़ी पड़वा किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी लगातार 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं किससे, फेस्टिवल से, इसीलिए मैं बोल रही हूँ आपको एक बार वो वीडियो देखनी चाहिए। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह में गुड़ी पड़वा जो है, गुड़ी पड़वा का फेस्टिवल किस दिन मनाया जाता है। तो गुड़ी पड़वा का फेस्टिवल जो है ये मनाया जाता है फर्स्ट, यानी कि पहले दिन, प्रथम दिन जो है, चैत्र माह के प्रथम दिन जो है गुड़ी पड़वा का फेस्टिवल मनाया जाता है। और ये जो त्यौहार है ये नववर्ष का प्रतीक है, और इसी दिन जो है नवरात्रे भी शुरू होते हैं गुड़ी पड़वा के दिन। और ये जो गुड़ी पड़वा का फेस्टिवल है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि किस राज्य में ये अधिकतर मनाया जाता है। तो महाराष्ट्र राज्य में जो है गुड़ी पड़वा का जो त्यौहार है ये काफ़ी फेमस है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टेटमेंट दैट द upward buoyant force that is exerted on a body immersed in a fluid, whether fully or partially, is equal to the weight of the fluid that the body displaces is related to। यह कथन कि किसी तरल पदार्थ में डूबे हुए शरीर पर ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल चाहे पूरी तरह से या आंशिक रूप से उस तरल पदार्थ के वजन के बराबर होता है जिसे शरीर विस्थापित करता है। तो ये किस लॉ के अकॉर्डिंग है, किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो ये आर्किमिडीज़ के प्रिंसिपल पे आधारित है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3, आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल या आर्किमिडीज़ का सिद्धांत। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर दैट बिकेम पॉपुलर इन डैश इज नोन एज नागर। मंदिर वास्तुकला की वह शैली जो कहाँ पर लोकप्रिय हुई, नागर के, जिसे नागर के नाम से जाना जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, नागर के नाम से जाने जाने वाली जो मंदिर वास्तुकला है ये है नॉर्थ इंडिया की मंदिर वास्तुकला। किसकी? नॉर्दर्न इंडिया की वास्तुकला को कहा जाता है नागर। और देखिए अगर बात करें साउथ इंडिया की, तो सदर्न इंडिया में जो मंदिर वास्तुकला है उसको कहा जाता है द्रविड़ वास्तुकला कहा जाता है उसको। तो याद रखिएगा, जो नॉर्थ इंडिया की वास्तुकला है नागर है मंदिर वास्तुकला, और जो साउथ इंडिया की है वो है द्रविड़ वास्तुकला। तो ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंडित भीमसेन जोशी हु रिसीव्ड भारत रत्न इन 2008 वॉज पॉपुलर फॉर द ख्याल फॉर्म ऑफ सिंगिंग एंड बिलोंग टू द डैश घराना। किस घराने से संबंधित है? 2008 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले पंडित भीमसेन जोशी गायन की ख्याल शैली के लिए लोकप्रिय थे, और ये किस घराने से संबंधित थे? तो देखिए जो पंडित भीमसेन जोशी हैं ये संबंधित हैं किराना घराने से। किससे? किराना घराने से संबंधित थे पंडित भीमसेन जोशी। याद रखिएगा, ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कंदरिया महादेव टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 999 CE बाई किंग धंगदेव ऑफ द। भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी में के राजा धंगदेव द्वारा किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो कंदरिया महादेव मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक गांव पड़ता है खजुराहो में स्थित है कंदरिया महादेव टेम्पल। और इसको किसके द्वारा बनवाया गया था? तो राजा धंगदेव के द्वारा बनवाया गया था। और जो राजा धंगदेव हैं ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं ये पूछा है क्वेश्चन में। तो ये चंदेला डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। कौन? राजा धंगदेव। इनके द्वारा कंदरिया महादेव टेम्पल का निर्माण करवाया गया था। और ये जो टेम्पल है ये लॉर्ड शिवा को डिवोटेड है। किसको? लॉर्ड शिवा को डिवोटेड है ये जो टेम्पल है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए मेजर पॉपुलेशन ऑफ इजराइल इज। इजराइल की एक प्रमुख जनसंख्या कौन सी है? तो इजराइल में ज्यूज़ कौन रहते हैं? ज्यूज़ जो हैं ये इजराइल की मेजर पॉपुलेशन है जो ज्यूज़ हैं। टोडा की बात करें तो ये जो भारतीय राज्य तमिलनाडु है, तमिलनाडु की ये प्रमुख जनजाति है टोडा जनजाति, वहाँ पर मिलती है टोडा जनजाति। बात करें लूरिस जो है ये पश्चिमी ईरान के पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं। कौन है?
पश्चिमी ईरान के पहाड़ों में रहने वाले लोगों को कहा जाता है लूरिस बेजा। बेजा की बात करें तो ये पूर्वी सूडान और उत्तर पश्चिमी इरिट्रिया के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं बेजा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बैगा। बैगा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और झारखंड में। तो बैगा से भी पूछा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉनिफेरस ट्री। निम्नलिखित में से कौन सा शंकुधारी वृक्ष नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, कॉनिफेरस ट्री कौन से होते हैं? तो जो कॉनिफेरस ट्री है ये पार्ट है किसका? जिम्नोस्पर्म्स का। किसका? जिम्नोस्पर्म्स का। जिम्नोस्पर्म्स का जो है ये एक पार्ट है कॉनिफेरस जो ट्री होते हैं। कॉनिफेरस ट्री वो होते हैं जो प्लांट फ्लावर की बजाय कोन्स प्रोड्यूस करते हैं। क्या? कोन्स प्रोड्यूस करते हैं, उनको कहा जाता है कॉनिफेरस ट्री। और ये जो प्लांट होते हैं या ट्री होते हैं, इनकी जो लीव्स होती हैं, लीव्स की शेप निडल लाइक होती है या फिर स्केल लाइक इनकी वो स्ट्रक्चर होती है इनकी लीव्स की। और देखिए जो स्प्रूस है, सिडार है और पाइन है, ये क्या है? ये कॉनिफेरस ट्री है। लेकिन जिट्रोफा जो है, जिट्रोफा ये कॉनिफेरस ट्री नहीं है, ये एक यूफोरबिएसी फैमिली का एक प्लांट है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 जिट्रोफा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द सक्सेसर ऑफ शाहजहां बेगम द रूलर ऑफ भोपाल हु प्रोवाइडेड मनी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द एंशियंट साइट सांची। भोपाल की शासक शाहजहां बेगम का उत्तराधिकारी कौन था जिसने प्राचीन स्थल सांची के संरक्षण के लिए धन उपलब्ध कराया था? तो भोपाल की शासक शाहजहां बेगम का उत्तराधिकारी कौन था? तो इनका उत्तराधिकारी थी सुल्तान जहां बेगम। सुल्तान जहां बेगम जो है शाहजहां बेगम की उत्तराधिकारी थी। ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ए पर यूनिट टैक्स और यूनिट टैक्स? प्रति इकाई कर क्या होता है? प्रति इकाई कर क्या होता है? ए टैक्स दैट द गवर्नमेंट इम्पोज पर यूनिट सेल ऑफ आउटपुट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। जो टैक्स सरकार के द्वारा पर यूनिट सेल आउटपुट पर लगाया जाता है उसे कहा जाता है प्रति इकाई कर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ए टैक्स दैट द गवर्नमेंट इम्पोजेज पर यूनिट सेल ऑफ आउटपुट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग को फाउंडेड द कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी एंड फाउंडेड द ब्रह्म समाज। निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की सह स्थापना की और ब्रह्म समाज की स्थापना की? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें इन्होंने हिंट भी दिया है। अगर आपसे पूछा जाता है कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की सह स्थापना किसके द्वारा की गई है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता, लेकिन इसमें ब्रह्म समाज दिया है तो हमें पता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। अब देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने कई सुधारवादी संघों की स्थापना की थी, ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना की थी, जिनमें से एक है कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी। कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी इनके द्वारा? तो 1821 में। 1821 में जो है इन्होंने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की स्थापना की थी। इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। तो आत्मीय सभा की स्थापना इनके द्वारा की गई थी 1815 में। ब्रह्म समाज की बात करें तो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी इनके द्वारा 1828 में। तो याद रखिएगा, ये ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज नोन फॉर ऑयल एक्सट्रैक्शन इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में तेल निष्कर्षण के लिए जाना जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में तेल निष्कर्षण या ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए कई सारे क्षेत्र जाने जाते हैं, तो उनको देख लेते हैं कौन कौन से। तो देखिए असम को जो है ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए जाना जाता है। गुजरात को जाना जाता है। मुंबई हाई को जाना जाता है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र को जो है ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र वैली और बाड़मेर को जाना जाता है ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए। और कावेरी
कावेरी बेसिन जो है ये किसके लिए जाने जाते हैं, ये जो सारे क्षेत्र हैं ये जाने जाते हैं ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए। तो याद रखिएगा ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि आपको ऑप्शन में क्या दिया है। तो देखिए इसमें मुंबई हाई दिया हुआ है, मुंबई हाई जो है ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, The annual financial statement which is presented as a part of budget is covered under which article of the Constitution of India? वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो देखिए फ्रेंड्स, वार्षिक वित्तीय विवरण, देखिए फ्रेंड्स जो बजट पेश किया जाता है, तो बजट जो है ये हमारे संविधान का भाग नहीं है। बजट शब्द का इस्तेमाल संविधान में नहीं किया गया है, उसकी जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण का इस्तेमाल किया गया है। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आर्टिकल 112 के अंतर्गत। आर्टिकल 112 के अंतर्गत जो है वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्टिकल 315 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द, भारत के संविधान का अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 जो है ये संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टैब्लिशमेंट ऑफ यूपीएससी एंड एसपीएससी। यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एसपीएससी मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इनकी स्थापना से जुड़ा हुआ है क्या? अनुच्छेद 315। एनटीए क्या होता है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 स्टैब्लिशमेंट ऑफ यूपीएससी एंड एसपीएससी, इससे जुड़ा हुआ है अनुच्छेद 315। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेंगमा इज प्रीमरीली ए फोक डांस ऑफ, रेंगमा मुख्य रूप से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो रेंगमा जो है ये किया जाता है नागालैंड में। कहाँ पर किया जाता है? रेंगमा नागालैंड का प्रमुख लोक नृत्य है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोलोसल स्टैच्यूज ऑफ कुशाना रूलर्स हैव बीन फाउंड इंस्टॉल्ड इन ए श्रीन एट मठ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज दैट स्टेट? मठ के एक मंदिर में कुषाण शासकों की विशाल मूर्तियां स्थापित पाई गई हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है? किस राज्य में मठ के एक मंदिर में कुषाण शासकों की विशाल मूर्तियां स्थापित पाई गई हैं? तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में जो है, उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में कुषाण शासकों की विशाल मूर्तियां स्थापित पाई गई हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which is the Indian state with highest percentage of scheduled castes in their population as per the census of 2011? 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत सबसे अधिक होने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत जो है सबसे अधिक है पंजाब राज्य में। किसमें? पंजाब राज्य में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी सेक्स क्रोमोसोम्स आर देयर इन ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग? एक सामान्य मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन में जो है 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि आप 46 कह सकते हैं, 46 क्रोमोसोम या फिर 23 पेयर क्रोमोसोम। एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ह्यूमन में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो जोड़ी पूछे तो आपका आंसर 23 ही होना चाहिए, 46 करेंगे तो गलत हो जाएगा। अब देखिए 23 पेयर्स होते हैं जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, और इनमें से एक पेयर यानी कि 2 क्रोमोसोम्स जो हैं ये सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। अब देखिए मेल की बात करें तो मेल में होता है XY क्रोमोसोम्स जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, और फीमेल की बात करें तो ये होते हैं XX क्रोमोसोम्स। तो याद रखिएगा एक पेयर क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है, बाकी जो 22 पेयर्स बच जाते हैं वो होते हैं ऑटोसोम्स। उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑटोसोम्स। तो याद रखिएगा इसमें पूछा है हाउ मेनी सेक्स क्रोमोसोम्स आर देयर इन ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, तो आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर।
सो फ्रेंड्स, ये हमारे 25 क्वेश्चंस यहीं कंप्लीट होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।